हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। इसके पहले हमने 4 एक्ट्स के मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू हम कर चुके हैं। सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर ईपीएफ एक्ट और फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इन 4 एक्ट के हम एमसीक्यू कर चुके हैं। ये 5वां एक्ट है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो भी इस अपने बीसी 20 के जो भी एक्ट्स हैं उनके सभी के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले इसके एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या कहा है या हमें क्या करना है पीसी 20 के लिए। सबसे पहले तो एक्ट को बार बार पढ़ना है, दूसरा कंपैरिजन करके पढ़ना है, और तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कब करना है कि एक्ट पढ़ा और तुरंत कर दिया, ऐसा नहीं। जब आप एक्ट पढ़ लेंगे 3-4 दिन बाद जब उसको आप थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाएंगे तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, या फिर आप एक बार 4-5 एक्ट पढ़ के और फिर बाद में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें तो फिर आपको क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली याद हो पाएगा कि किस एक्ट में क्या है। तो शुरू करें, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने यहाँ आपको बताऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चन। ये एक्ट सबसे पहले कब से इफेक्टिव हुआ? 4 दिसंबर 1950 से। इसमें सेक्शंस की बात कर ले तो 1 से 20 सेक्शन, तो शायद 54 है इसमें, तो 1 से 20 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए, इंपॉर्टेंट आजकल मैं इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है। आजकल एसएस में कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे याद हो ही नहीं पा रहा है तो 1 से 20 सेक्शन तो आप याद कर लीजिए, या फिर जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ वो आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि while establish road transport corporation which government obliged to keep in mind primary and public interest। तो देखिए, इस क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि आरटीसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ओब्लाइज होगी, कौन सी गवर्नमेंट है ना जो आरटीसी को इस्टेब्लिश करेगी, और उनका मुख्य क्या उनके दिमाग में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट उनके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बोर्ड हो सकता है, या फिर प्रेसिडेंट हो सकता है। आप किसी भी तरह के ऑप्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आएगा स्टेट गवर्नमेंट। जनरली मैं बता चुका हूँ कि इसमें अगर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में आंसर स्टेट गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही कम जगह यहाँ पे काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सेक्शन 3 है इसका। ये सेक्शन 3 में ये बात कही गई है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरटीसी इन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एवरी कॉर्पोरेशन शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? हमने हर एक्ट में, सभी एक्ट में लगभग बात की है। जैसे सेबी में कहा था कि सेबी भी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर कोई भी एक्ट आ जाए, ये जनरल क्वेश्चन है कि बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो उसका परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके मैनेजमेंट में से 1, 2, 3, 4 जितने भी, उनमें से कोई भी पर्सन अगर हटा दिए जाते हैं, उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्पोरेशन बंद हो जाएगा। उनकी जगह नए अपॉइंटमेंट होंगे और कॉर्पोरेशन क्या है, आगे बढ़ेगा। तो वही है परपेचुअल सक्सेशन। दूसरा, कॉमन सील उसकी होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में ये मैंडेटरी नहीं है। पहले ये मैंडेटरी हुआ करती थी, आज की डेट में ये मैंडेटरी नहीं है। तीसरा, श्यू और बी शूड। कॉर्पोरेशन किसी पर्सन पे या किसी और कॉर्पोरेशन पे केस भी कर सकता है और वो भी कॉर्पोरेशन पे केस कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑल। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, जिसको इनकॉर्पोरेशन कहा गया है इस एक्ट में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। कितने डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो ये तो देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 17। मतलब कितना हो गया, 5 से 17 के बीच में। 5 से कम नहीं कर सकते और 17 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यह है सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे कि विच इज द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए डायरेक्टर इन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर बनना है तो क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो ये यहाँ पे कॉर्पोरेशन के लिए नहीं, यहाँ सभी एक्ट पे, ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि डायरेक्टर अगर इस तरह का हो तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्या क्या, अगर कोई पर्सन पागल है तो क्या वो डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। डायरेक्टर क्या, उसको तो किसी तरह का भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा, एडजेड इंसॉल्वेंट, कोर्ट ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो। तीसरा, कन्विक्ट ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, उसने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे उसकी समाज में सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हो चुकी हो। चौथा, इंटरेस्टेड पार्टी हो वो। और पांचवा क्या है, ऑल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल आंसर आ जाएगा। इसका सेक्शन है 7। तो फिर आप बात करेंगे सेक्शन 6 का गया, नहीं इसका सेक्शन है 6, सॉरी इसका सेक्शन 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यू टू विच रीजन द स्टेट गवर्नमेंट में रिमूव चेयरपर्सन और एनी डायरेक्टर। देखिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो रिमूव भी करने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो अपॉइंट करता है वही क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। एब्सेंट मोर देन 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड मीटिंग हुई है लगातार 4 बार, तो 4 मीटिंगों में नहीं आया। मोर देन 4, 4 मीटिंगों में नहीं आया और 5वीं में भी नहीं आया, 4 से ज्यादा में नहीं आया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको चेयरमैन से या डायरेक्टर पद से हटा दिया जाएगा। जनरली देखिए बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 11, सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि कम से कम एक मीटिंग, नॉट लेस देन 1 मीटिंग इन 3 मंथ, 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। तो साल में कितनी होगी, 4 बार। कंपनीज एक्ट में भी यही बात कहता है कि बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार। तो इसने क्या किया कि एक साल तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं और 5वीं मीटिंग है तो भी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखो लिखा है एब्सेंट मोर देन 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग, मतलब लगातार 4 मीटिंग में, लगातार एक साल तक ये आया नहीं, फिर उसके बाद 5वीं मीटिंग भी उसमें भी नहीं आया। यहाँ देखिए ये जो बोर्ड मीटिंग है 3 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितनी भी कर लीजिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए। ये सेक्शन है 8। तो अब सेक्शन 7 नहीं है अपने पास। सेक्शन 7 क्या है, सेक्शन 7 है जैसे अपॉइंटमेंट, तो सेक्शन 7 में रिमूवल दिया गया है। रिमूवल तो सेक्शन 8 में, सेक्शन 7 में रेजिग्नेशन। क्या है, रेजिग्नेशन। अगर ये चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, इनको रेजिग्नेशन देना है तो वो सेक्शन 7 में दिया गया। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेजिग्नेशन हमेशा किसको दिया जाता है, जो आपको अपॉइंट करता है। जो आपको अपॉइंट करता है वो ये आपको हटा सकता है, और जो आपको अपॉइंट करता है रेजिग्नेशन उसी को देंगे। तो यहाँ पे किसको रेजिग्नेशन देंगे, किसको डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो डायरेक्टर रेजिग्नेशन भी किसको देगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, जो कि कौन है, जो कि कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। आई होगी बात समझ में, यहीं पे चल रहे थे ना। तो स्टेट गवर्नमेंट रिमूव कब कर सकता है कि उसने 4 मीटिंगों से ज्यादा में भाग नहीं लिया हो, या फिर सेक्शन 6 जो डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन है, ये जो 4 तो ये रीजन है, एक है, इन 5 रीजन से क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट चेयरपर्सन को या डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर बहुत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में टर्मिनेट एनी डायरेक्टर बाय गिविंग नोटिस लेस देन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको।
कि 1 महीने का नोटिस देगी स्टेट गवर्नमेंट, अगर टर्मिनेट करना है, किसी को परमानेंटली हटाना है, किसी डायरेक्टर को, चेयरपर्सन को, तो कितना 1 महीने का नोटिस देगी। और देखिए नोट लेस देन 2 मंथ्स, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये हमने पढ़ा था कहां पे, ये हमने पढ़ा था ईपीएफ में और ओबा में, कि अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर एक्ट के अंदर लाना हो तो उसको कितना ऑफिशियल गजेट में 2 महीने से कम का वो नोटिस नहीं देगी, कम से कम उसको कितना 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब अगली स्लाइड से आप ध्यान रखिएगा, एक बार जब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि क्या है कि जब मैं उसको पढ़ाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़े इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए एक बार इन क्वेश्चंस को आप क्या गो थ्रू कर लीजिए फटाफट, है ना, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बोर्ड में एसोसिएट एनी पर्सन फॉर असिस्टेंट और एडवाइस ऑफ कॉर्पोरेशन, तो विच वन इज ट्रू। कॉर्पोरेशन ने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को, वो क्या किया, किसी पर्सन को टेम्परेरी अपने साथ में जोड़ लिया है, तो उसका रीजन, किस रीजन से, उसको एडवाइस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। तो उस पर्सन के रिगार्डिंग क्या बात सही है कि जो एसोसिएट पर्सन है, एपी का मतलब एसोसिएट पर्सन कैन टेक पार्ट इन बोर्ड मीटिंग डिस्कशन, जो बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा है या बोर्ड मीटिंग हो रही है, क्या उसमें वो भाग ले सकता है। राइट टू वोट इन बोर्ड मीटिंग, उसको बोर्ड मीटिंग में वोट करने का अधिकार है, या फिर दोनों। तो यहाँ पे देखिए हमेशा बोथ आंसर ठीक नहीं होता है, इसमें आंसर 1 होगा। बोर्ड मीटिंग में केवल कौन भाग ले सकता है, जो मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं। ये तो टेम्परेरी एसोसिएशन किया गया है, किसके लिए, केवल एडवाइस के लिए। इसका सेक्शन है 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑल क्वेश्चंस इन बोर्ड मीटिंग डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मेजॉरिटी के द्वारा डिसाइड होते हैं। बट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट द प्रेसिडेंट पर्सन हैव राइट टू गिव वन मोर वोट, जिसको क्या कहते हैं। इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए 7 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 6 है तो 3 लोगों ने किसी प्रपोजल को कहा कि यस और 3 ने कहा नो, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इक्वलिटी हो गई वोट्स की। इस कंडीशन में जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर है वो कौन होता है, वो देखो प्रेसिडाइंग ऑफिसर चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन की एब्सेंट में कौन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, और वाइस चेयरपर्सन की एब्सेंट में कौन होगा, जो भी एक डायरेक्टर, जो कि वहां पे जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है, उन्होंने उसको कहा कि ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफिसर होगा, तो वो एक डायरेक्टर हो सकता है। तो इन तीनों में से प्रेसिडेंट ऑफिसर कोई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास क्या राइट है कि वो एक एक्स्ट्रा वोट और दे देगा। 6 ही पर्सन, 6 वोट डल गए, लेकिन अभी जो चेयरपर्सन है उसके पास 1 वोट का अधिकार है। अगर उसने यहाँ पे +1 बोल दिया तो 4 हो गए, तो ये यस हो जाएगा। नीचे बोल दिया तो नो, नो हो जाएगा। तो इस वोट को बोलते हैं हम कास्टिंग वोट या सेकंड वोट। इसको कास्टिंग वोट या सेकंड वोट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सेकंड वोट या कास्टिंग वोट देने का राइट किसके पास है, तो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास, जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या एनी डायरेक्टर सिलेक्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये इसका सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 में हमने एक तो बात पहले पढ़ ली कि कितनी मीटिंग होनी चाहिए 3 महीने में, कम से कम 1 बार, साल में 4 बार। और दूसरी बात ये है कि जो सेकंड वोट की बात इसमें कही गई है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन आरटीसी एक्ट। आरटीसी एक्ट में जो मैनेजमेंट क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसी को मैनेजमेंट बोलता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर इंक्लूड है, ठीक है। सेकंड, डायरेक्टर्स कितने थे, जो 5 से 17। तीसरा, चीफ
अकाउंट्स ऑफिसर, और चौथा फाइनेंशियल एडवाइजर। जनरली मैनेजमेंट में ये इस एक्ट में इन चारों की बात की गई है कि ये चारों तरह की जो पोस्ट है वो इसमें होगी, जिसमें चीफ अकाउंट ऑफिसर और फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है, मे बी सेम पर्सन, एक आदमी कोई चीफ और फाइनेंशियल बना सकते हैं। इसको CAO लिखेंगे आगे और इसको FA लिखेंगे। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो देखिए हमेशा मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन अपॉइंट करेगा इनको, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसको, जिस एक्ट को बनाया है, इसमें इसको एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो इनको हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और इसके एम्प्लॉयज को कौन अपॉइंट करेगा, एम्प्लॉयज को ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं वो अपॉइंट करेगा। हालांकि जब आगे हम जो सेक्शन 17A है उसमें सब्सिडरी कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिख रखा है कि इन सब का नाम दे रखा है प्लस सच ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स के लिए भी कह रखा है कि वो अपॉइंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन मेरे समझ के वो बाहर है, बस वो याद कर लेना आप, आगे मैं बताऊंगा उसको। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जो भी मैनेजमेंट है उसको अपॉइंट करती है, फिर मैनेजमेंट का काम अपने एम्प्लॉयज को लेना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, वो अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है। लेकिन वहां ऐसी बात की गई है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को अपॉइंट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कॉर्पोरेशन कौन होगा, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, हमेशा कौन हो, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। इसका सेक्शन देख लेना, शायद इसका सेक्शन 15 है। आगे देखिए, विच वन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी काउंसिलिंग फॉर एडवाइजिंग द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन को एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी काउंसिलिंग बुलाई गई है, वो कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और अंडर कौन सा, सेक्शन 17। और यहाँ पे देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे कमेटी की बात आए कि कमेटी कौन बनाता है, तो कमेटी तो बनाता है कौन, मैनेजमेंट, या जिसको बोर्ड कह दो। ये सेक्शन 12 बोल रहा है कि अगर कमेटी बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा, मैनेजमेंट या बोर्ड बनाएगा, और अगर एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात आएगी तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 15। मैनेजमेंट में 4 लोग इंक्लूड है, एग्जीक्यूटिव हेड कॉर्पोरेशन का कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, सेम पर्सन हो सकता है, सेकंड वोट कास्ट वोट कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट ऑफिसर दे सकता है, और टेम्पररी एसोसिएट पर्सन का क्या अधिकार है, वो बोर्ड मीटिंग डिस्कशन में भाग ले सकता है। आगे देखिए, द कॉर्पोरेशन शैल प्रिपेयर अकाउंट्स इन सच मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद CAG। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो अकाउंट्स का फॉर्मेट है कॉर्पोरेशन का कैसा होगा, तो क्या कौन प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करके, CAG से, ठीक है। और ये अकाउंट्स कॉर्पोरेशन के एनुअली ऑडिट कौन करेगा, तो देखिए आपको ध्यान होगा कि जो कॉर्पोरेशन है उसके प्रिंसिपल और सोल ऑडिटर कौन होता है, CAG होता है, तो वही उसके अकाउंट्स क्या ऑडिट करता है। जबकि कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। CAG वाले क्या होते हैं, उनके सप्लीमेंट्री ऑडिटर होते हैं। तो मैं प्रिंसिपल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सब्सिडियरी ऑडिटर या सप्लीमेंट्री ऑडिटर हम होते हैं कंपनी में, लेकिन कॉर्पोरेशन की बात करें तो हम ही क्या है, उसके सोल ऑडिटर हैं। इसका सेक्शन 33। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था, कॉर्पोरेशन शैल नॉट इनकर ऑन एनी सिंगल वर्क, सर्विस और स्कीम। कोई भी सिंगल वर्क है या सर्विस या स्कीम है और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 25 लाख से ज्यादा का, मोर देन किसका, 25 लाख का, तो इस कंडीशन में किसका अप्रूवल लगेगा। तो यहां देखिए, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, यहां पे किसका अप्रूवल लगेगा। जनरली हर जगह स्टेट गवर्नमेंट का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 25 लाख से ज्यादा खर्चा करना है सिंगल वर्क पे, ध्यान रखना किस पे, सिंगल वर्क पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। अगर 25 लाख का एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा वर्क पे हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल वर्क पे हो रहा है 25 लाख भी नहीं, 25 लाख से ज्यादा, तो किसका अप्रूवल लगेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा सेक्शन 19B। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए यहां पे कितने 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 या 13 जो भी था वो देखिए क्या कह रहा है कि कॉरपोरेशन या पेरेंट कॉरपोरेशन कंस्टिट्यूट करती है क्या एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी कॉरपोरेशन। देखिए सब्सिडरी कॉरपोरेशन भी बॉडी कॉरपोरेट है, ये भी क्या है बॉडी कॉरपोरेट है। तो बॉडी कॉरपोरेट हम पढ़ चुके हैं, किसी भी एक्ट में क्या होगा परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील और शुड और बी शुड। ये क्यों स्टेब्लिश कर रही है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सब्सिडरी कॉरपोरेशन क्यों स्टेब्लिश करती है, मोर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन और ये अपने फंक्शन और अच्छी तरह से कर सके। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है किसके सहमति से करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सहमति से करती है। क्वेश्चन 2 बन रहे हैं इसमें कि कॉरपोरेशन सब्सिडरी कॉरपोरेशन को स्टेब्लिश क्यों कर रही है, मोर एफिशिएंट डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शन। दूसरा किसकी परमिशन से, किसके कंकरेंस से है वो स्टेब्लिश करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से इसका जो सब्सिडरी कॉरपोरेशन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सिडरी कॉरपोरेशन, शैल नॉट स्टार्ट ऑपरेशन एनी रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पेरेंट कॉरपोरेशन। बिल्कुल ये इसकी सब्सिडरी है तो इसके अप्रूवल के बिना कुछ नहीं कर सकती है। रिप्रेजेंटेटिव इन बोर्ड इज इन प्रपोर्शन टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन पेरेंट कॉरपोरेशन। पेरेंट कॉरपोरेशन में जिसका जितना कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में सब्सिडरी कॉरपोरेशन के बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है। एमडी, सीएओ, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, फाइनेंशियल एडवाइजर और अदर ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। बिल्कुल सब्सिडरी कॉरपोरेशन जो बजट बनाएगी शैल बी सबमिटेड टू पेरेंट कॉरपोरेशन। बिल्कुल, तो ये सारी बातें इसके लिए सही हैं। तो यहां पे एक 5वां ऑप्शन डाल के लिख लीजिए ऑल। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, जैसे मैंने बताया कि जैसे भी नई स्लाइड आपके पास है एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो ये सेक्शन हो गया 17A। कौन सा हो गया 17A, जिसमें सब्सिडरी कॉरपोरेशन के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि इफ एनी आर्टिकल कम इनटू पोजीशन ऑफ कॉरपोरेशन एंड नॉट क्लेम्ड बाय द ओनर, ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के थ्रू क्या किया, 2 व्यक्ति थे, एक राम था और एक श्याम था। तो राम ने क्या किया कि गुजरात से सामान है ना जो किसको भेजा, श्याम को भेजा, जो कि कहाँ बैठा है, राजस्थान में बैठा है। अब ये सामान राजस्थान तो पहुंच गया लेकिन श्याम क्या है इसको क्लेम करने नहीं आया। तो हाउ मेनी नोटिस पीरियड गिवन, तो ये जो कॉरपोरेशन है वो श्याम को कितने दिन का नोटिस देगी या कितने महीने का नोटिस देगी, तो ये ध्यान रखना 7 डेज का नोटिस देगी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद करना है आपको, ऑप्शंस आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी के आगे वाली लाइन क्या है कि ओनर एक्सपायरेशन ऑफ 7 डे, ये जो श्याम है ये 7 दिन का नोटिस पीरियड खत्म हो गया, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। या दूसरा जो श्याम है उसका एड्रेस ही पता नहीं था, एड्रेस पता था तो इन्होंने क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया। अब उसका एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा है, जनरली मिल जाता है, या फिर उसने जो एड्रेस भेजा है उस पर वो अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 7 दिन के अंदर उसने या तो रिमूव किया नहीं या फिर उसको पता ही नहीं लगा पाया कि मतलब उसको भेज ही नहीं पाया नोटिस, नॉट रिमूव आर्टिकल्स, तो क्या कर सकती है, तो कॉरपोरेशन पब्लिक ऑक्शन करेगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर नोटिस के बाद में ओनर नहीं आता है तो क्या कॉरपोरेशन क्या आगे करता है, पब्लिक ऑक्शन के द्वारा कॉरपोरेशन सेल आर्टिकल्स और आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेज, जो भी उसके पब्लिक ऑक्शन में एक्सपेंसेज लगे। जैसे मान लीजिए ये कितने थे, ये 1 लाख रुपए का सामान था, इसका 1 लाख रुपए आए, तो इसमें से 10,000 रुपए इसके क्या पब्लिक ऑक्शन में लग गए, तो 90,000 रुपए ये क्या करेगा, रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन इट्स फंड, इसका एक फंड होता है कॉरपोरेशन फंड जिसको बोलते हैं, उसमें जमा करवा देगा। तो हाउ मेनी टाइम पीरियड द ओनर कैन क्लेम दिस अमाउंट, कितने पीरियड के अंदर ओनर आके इस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना 1 साल के अंदर ये आके और कॉरपोरेशन से क्लेम कर सकता है वो अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन क्या है,
कॉरपोरेशन का प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रिलेटेड है सेक्शन 19A से, ठीक है। 19 भी हमने पढ़ लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, जिसमें 25 लाख से ज्यादा हो एक वर्ष पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। और जनरल प्रिंसिपल ये है सेक्शन 22 शायद, है ना, शायद नहीं, ये सेक्शन 22 ही है, बिल्कुल सेक्शन 22 ही है इसका जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल कहाँ गया भाई? चलिए देख के बता देता हूं मैं कौन सा सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉरपोरेशन को कैपिटल कौन देता है? तो कॉरपोरेशन को कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, या ये क्या कर सकता है, शेयर को इश्यू करके, जिसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैसे, उससे भी क्या कर सकता है, कैपिटल ले सकता है। लेकिन अगर इसको फर्स्ट टाइम ऑथोराइज शेयर कैपिटल इश्यू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, ये ध्यान रखना। और अगर सेकेंड टाइम इसको करना है, जिसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। बिजनेस प्रिंसिपल सेक्शन 22 में ही है, ये सेक्शन 23 में है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इफ कॉर्पोरेशन रिक्वायर एडिशनल कैपिटल आफ्टर इशूइंग सेक्शन अंडर 20, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इशू कर दिया, उसके बाद भी उसको एडिशनल कैपिटल चाहिए, देन ही कैन इशू न्यू शेयर बाय प्रीवियस अप्रूवल ऑफ किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। तो यही इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट टाइम अगर उसको इशू करना है ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, और सेकंड टाइम या जिसको एडिशनल कहते हैं तो किसका अप्रूवल चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यह है सेक्शन 24, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल एंड एनुअल डिविडेंड ऑन शेयर्स गारंटीड बाय, अब जिसने भी शेयर खरीदे हैं तो प्रिंसिपल और उसके पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो भी कुछ दे रहे हैं उसकी एक मिनिमम गारंटी चाहिए, तभी तो वो लेगा। तो वो कौन देगा? तो देखिए यहां पे क्या होता है, मिनिमम गारंटी देती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम गारंटी देगी प्रिंसिपल और एनुअल डिविडेंड पे। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 25, 23, 24, 25। 23 में कैपिटल, 24 में एडिशनल कैपिटल, 25 में मिनिमम गारंटी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 22 कौन सा प्रिंसिपल? बिजनेस प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन में यूटिलाइज नेट प्रॉफिट फॉर विच पर्पज, जो इसके ऑपरेशन से इसको प्रॉफिट हुआ है, जो भी नेट प्रॉफिट उसका वो कहां पे यूज कर सकती है? प्रोवाइड एमेनिटीज टू पैसेंजर, बिल्कुल पैसेंजर को एमेनिटीज प्रोवाइड करवा सकती है। वेलफेयर ऑफ लेबर्स, जो काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में लेबर, उनके वेलफेयर में काम ले सकती है। एक्सपेंशन ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को एक्सपेंड कर सकती है। अगर उसके बाद भी पैसा बच जाए तो रोड डेवलपमेंट का काम कर सकती है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑल। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑल आंसर आ जाएगा। ये इन सभी कामों के लिए इसका यूज कर सकती है। इसके लिए सेक्शन कौन सा है? 30। देखिए सेक्शन 28 में दिया हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में। सेक्शन 29 में डेप्रिसिएशन और रिजर्व, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी स्टेट गवर्नमेंट जैसा कहेगी, जिस मेथड के लिए कहेगी स्टेट गवर्नमेंट, उस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया वो कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व कम कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आएगा सेक्शन 30 में, जिसका वो इन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सेक्शन 28 में इंटरेस्ट और डिविडेंड, सेक्शन 29 में डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व। 28, 29, 30। नेक्स्ट देखिए, नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस मेड फनिशेबल अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। सेक्शन 49 क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी कोर्ट है ना, जो इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया है, उसके अंदर क्या नहीं कर सकती, वो कोर्ट की जो इंक्वायरी है वो नहीं कर सकती, कोर्ट को प्रोसीड नहीं कर सकती। कब तक? जब तक
कंप्लेन नहीं की जाए कॉरपोरेशन में, किसके द्वारा, कॉरपोरेशन के किस पर्सन के द्वारा कंप्लेन नहीं की जाए, जब तक कि जनरल मैनेजर कॉरपोरेशन का वो कंप्लेन नहीं करता है, जब तक क्या नहीं कर सकता, कोर्ट कोई भी ट्रायल को नहीं चला सकता। आपने देखा पोबा का जो सेक्शन 30 था उसमें भी हमने ये पढ़ा था, वहां पे एक तो रीजनल लेबर कमिश्नर था और लेबर कमिश्नर था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये दोनों जब जाके कोर्ट को कहते थे तभी वो क्या करता था, तभी वो ट्रायल लेता था, नहीं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था। तो सेम केस यहाँ 49 में है कि जनरल मैनेजर जब तक कंप्लेन नहीं करेगा तब तक कोर्ट में कोई उसका ट्रायल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 51 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये जो ऑफेंस हुआ है उसकी कंपाउंडिंग कौन कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब बताया था अपन, हम जैसे मान लीजिए हमने ट्रैफिक की रेड लाइट तोड़ दी, तो वहां पे अपने पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपको या तो कोर्ट में पेश होके मतलब आपको सजा भी दी जा सकती है, या आप पैसे भर के वहीं पे हाँ उसमें या तो आपको कोर्ट में पेश होना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं वहां पे तुरंत चालान का अमाउंट डिपॉजिट करके छूट सकते हैं, उसी को कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो या तो जीएम या फिर ऑथोराइज ऑफिसर, या तो जीएम या फिर ऑथोराइज ऑफिसर ये क्या कर सकता है, जो भी ऑफेंस किया उसने उसको कंपाउंडिंग कर सकता है, सेक्शन 51। तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट, वो हम कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना इस बात को। और ये इस एक्ट के लास्ट दो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि व्हेन कॉर्पोरेशन एक्वायर रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग आरटीयू, उसने क्या कर लिया, कोई रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग थी उसको एक्वायर कर लिया, किसने, कॉर्पोरेशन ने। और व्हेन नो एग्रीमेंट रीच, मतलब वहां पे कोई ऐसा एग्रीमेंट बन नहीं पाया जिससे हम डिसाइड कर सके कि कॉर्पोरेशन को कितना पैसा देना है उस पर्सन को जिससे उसने रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग क्या की है, एक्वायर की है। तो जो अमाउंट है वो मे बी डिसाइडेड बाई, वो कौन डिसाइड करेगा और उसमें कितने पर्सन होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि अगर कॉर्पोरेशन ने क्या कर लिया, किसी पर्सन से क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, क्या एक्वायर कर लिया, रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो उस कंडीशन में जो भी अगर उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं बना या अमाउंट डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल की सहायता से हम क्या करेंगे, वो अमाउंट डिसाइड करेंगे। आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल क्या करेगा, उस अमाउंट को डिसाइड करेगा। और इसमें 3 पर्सन होंगे, एक तो नॉमिनी, किसका, कॉर्पोरेशन का, एक नॉमिनी होगा जिससे खरीदा है, कंपनसेट पर्सन, जिसको कंपनसेशन देना है कॉर्पोरेशन को, और एक चेयरपर्सन होगा जो नॉमिनेट करेगा, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ कौन, हाई कोर्ट, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको नॉमिनेट करेगा। तो इस कंडीशन में कौन करेगा, आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल, और उसमें कितने, 3 पर्सन होंगे, सेक्शन 40 ये बात बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्ट का है कि अपील, जो अपेलेंट आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल है, देखिए 80 का मतलब अपेलेंट होता है, कंफ्यूज मत होना, ये आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल है, इसका ऑर्डर, इसने ऑर्डर दिया, इससे मान लीजिए कॉर्पोरेशन मान लीजिए आंसर सेटिस्फाई नहीं हुआ या फिर कंपनसेटेड पर्सन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो आगे कहाँ जा सकता है, तो उसको आगे अपील करनी पड़ेगी, किस में, हाई कोर्ट में। यहाँ देखिए हाई कोर्ट ने इसको नॉमिनेटेड किया है, तो अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा अपने को, हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारे लगभग आरटीसी एक्ट के मैंने आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी एक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें जो भी मैंने आपको सेक्शंस बताए वो भी आप याद कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्ट के एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।